तो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं, तो माय नेम इज़ शम्स जावेद एंड आई एम एन इंटर्न एट LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट यूजी में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको ऐसे 5 ऐसे थॉट्स जो कि हर एक नीट यूजी एस्पिरेंट्स के जहन में आते हैं, जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला थॉट किसी भी नीट यूजी एस्पिरेंट के जहन में आता है कि पब्लिक बहुत है यार, कंपटीशन बहुत है, 16 लाख लोग बैठ रहे हैं, 18 लाख लोग बैठ रहे हैं, अकेले यूपी से ही 1.5 लाख लोग बैठते हैं। ऐसा कुछ भी सोचना गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में नीट यूजी की कुछ 50,000 से भी ज़्यादा सीट्स हैं, जिनकी 15% कोटा के लिए आप एलिजिबल होते हो नीट यूजी एग्ज़ाम के थ्रू। लेकिन फिर उसके बाद में आप अपने स्टेट कोटे की सीट्स के लिए भी एलिजिबल होते हो। तो इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका माइंडसेट हमेशा इस तरीके से रहेगा कि 1500 सीटों के लिए 1.5 लाख लोगों से लड़ना है, तो आप हमेशा एंशियस ही रहोगे। सोचना आपको इस तरीके से है कि यार मुझे तो एक सीट चाहिए, तो 1500 सीटों में से एक सीट तो मैं ले ही सकता हूँ। सोचना इस तरीके से होता है। लेकिन फिर भी डर लगता है कि इतनी सारा कंपटीशन है, वो उस कंपटीशन में किस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस रहेगी। तो उसका एक तरीका ये आपको मैं बताता हूँ कि आपकी कोचिंग का जो टेस्ट रिज़ल्ट है वही एक तरीके से रिफ्लेक्शन होता है कि आप कैसा ऑल इंडिया में परफॉर्म करने वाले हो। कई बार आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हमारी तो एक छोटी सी कोचिंग है, इसमें फर्स्ट आके हमने क्या उखाड़ लिया। ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी छोटी कोचिंग की हो और किसी बड़ी कोचिंग की हो, अगर उसके अंदर आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ रहे हो, एक अच्छी पोजीशन बना के रख रहे हो, तो बिल्कुल घबराओ मत। आपकी ज़रूर अच्छी पोजीशन ऑल इंडिया एग्जाम में भी आएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं एलन में था मैंने एलन कोटा से तैयारी की है, जो आप लोग बहुत सारे आप में से लोग नहीं जानते होंगे। तो एलन में आई यूज्ड टू होल्ड टॉप 20 और 50 रैंक्स, 25 या फिर 50 रैंक के आसपास आया करती थी। तो मुझे ये लगता था कि अगर मेरी यहाँ 25-50 आ रही है, तो ऑल इंडिया में कैलकुलेट कर लेता था मैं उस हिसाब से, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी। कैलकुलेट कर लेता था ऑल इंडिया के हिसाब से और फिर अपनी रैंक 10,000 के भी पार पहुँचा देता था। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवेंचुअली अच्छी रैंक आ गई थी, इतनी आ गई थी कि LLRM मेरिट मिल गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस बहुत है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हकीकत में सिलेबस मुट्ठी भर ही है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ NCERT और नीट यूजी के केवल 10 साल के पिछले पेपर्स ही होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि सिलेक्शन में इनका रोल बल्क तो ज़रूर होता है, लेकिन जो आपकी रैंक ऊपर लेके जाते हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ाई ही होती है। गलती नीट यूजी एस्पिरेंट ये करता है कि वो इस बल्क को करने की बजाय उस 10% वाला जो उसके रैंक होल्ड करता है, उसी पे सारा फोकस लगा देता है। देखिए, वो तो अनलिमिटेड है, आप पढ़ते जाओ, निकलता जाएगा। फर्स्ट रैंक आपकी कोई सीमा नहीं है। आप पढ़ते हुए आओ अगर, तो आप बहुत ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। और अगर आपका एम फर्स्ट रैंकर है, ऑब्वियसली अगर कोई किसी का एम रैंक 1 है, तो वो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा। उन्हें ज़्यादा यूट्यूब की ज़रूरत नहीं होती, रैंक 1 को यूट्यूब की ज़रूरत या एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका एम एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, तो आप सबसे पहले तो अपना बल्क तैयार करो। उसके बाद में जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, जो आपकी रैंक ऊपर लेकर जाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप लो, अपने ऊपर हावी मत करो, क्योंकि इस तरीके तो सिलेबस कभी नहीं ख़त्म होने वाला। जहन में ये रखना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी ये है कि जहन में ये रखना चाहिए हमेशा कि जब हमारा बल्क तैयार हो गया है, तो सिलेक्शन तो हमारा पक्का है, अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो आप एंशियस नहीं होगे। देखो यार, नीट यूजी में इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये होता है, कोई बहुत भारी एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत है, बट इतना कोई भारी एग्ज़ाम नहीं है। आपको एंशियस नहीं होता, आपको एंड टाइम तक कंसिस्टेंट रहना है। और आप कंसिस्टेंट केवल तभी रह सकते हो जब आप एंशियस नहीं होगे। अगर आप हर 5 मिनट बाद पढ़ने के एंशियस हो जाते हो, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, भागोगे पढ़ाई छोड़ के। अगली सबसे बड़ी गलती जो कि एक नीट यूजी एस्पिरेंट करता है, वो है कंपैरिजन। देखो यार, ये गलती एक नीट यूजी एस्पिरेंट भी करता है, एक पीजी एस्पिरेंट भी करता है। ये एक स्टूडेंट की नेचुरल टेंडेंसी है, वो कंपैरिजन करता ही है। लोग अपने दूसरी साइड के लोगों से भी कंपैरिजन करने लगते हैं। जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट कई बार IIT वाले से अपने आप को कंपेयर करने लगता है, तो फिर अपने साथ वाले से कंपेयर करना तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही कमाल हो रही है। एक किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, वो कंपेयर करता ही करता है। देखना ये होता है कि कहीं ये आदत उसकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं हैम्पर कर रही है।
अगर किसी सामने वाले को देखकर आप कंपेयर करने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, तो आपको इस चीज़ को चेक करना चाहिए। देखो यार, मैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको है तो इस चीज़ों को आप एक्नॉलेज करो कि हाँ, ये एग्जिस्ट करती हैं, नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है तो इसका जल्दी से जल्दी एड्रेस करो और ख़त्म करने की कोशिश करो। आपको ये बात समझना चाहिए कि काफ़ी सारी सीटें हैं, ऐसा तो है नहीं 1 या 2 सीटें हैं जिस पे तुम या तुम्हारा दोस्त ही सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छी खासी सीटें हैं। अगर हम पढ़ के सिलेक्ट हो गए तो यार, तुमने अगर अच्छे से तैयारी की है तो तुम भी सिलेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आने वाले कोई सारे टॉपर बच्चे नहीं होते, हम सब एवरेज स्टूडेंट्स हैं। अच्छे से कुछ टाइम बढ़िया से फोकस करा है हम लोगों ने और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हो गए। तो तुम भी हो सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और किसी दूसरे से कंपैरिजन करके फ़ायदा क्या? हर स्टूडेंट का प्रोडक्टिविटी अलग तरीके की होती है। किसी की रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई दिन में ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने का आदी होता है, कोई थोड़ी मटेरियल को ज़्यादा पढ़ के अच्छा रिजल्ट निकाल देता है, कोई कम टाइम पढ़ता है, कोई ज़्यादा टाइम पढ़ता है। देखो, कंपैरिजन अगर आप करने चलोगे ना तो सब चीज़ों का कंपैरिजन करो। और आप भी जानते हो जिस तरीके से एक तरीका होता है स्टूडेंट्स के बात करने का कि हर चीज़ में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यार, इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं होगा। कंपैरिजन करने से टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है क्या तुम्हारा? इसलिए कंपैरिजन एकदम यूजलेस चीज़ है। बट हाँ, करते हो, तुम कॉन्शियसली करोगे या सबकॉन्शियसली करोगे, कंपैरिजन तुम करोगे। देखना तुम्हें यह है कि कहीं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो इससे हैम्पर नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो इस चीज़ को एड्रेस करो यार, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। और घबराओ मत, अच्छी खासी सीटें हैं, अच्छे से तैयारी करोगे तो तुम्हें तुम्हारी एक सीट तो मिल ही जाएगी। अगली प्रॉब्लम जो कोई भी नीट यूजी एस्पिरेंट फेस करता है, वो इस बात का डर उसे होता है कि कहीं वो 3 घंटे जो एग्ज़ाम के हैं वो उसके ख़राब ना हो जाए। देखो यार, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड आई विश कि काश मैंने इस चीज़ को पहले एड्रेस कर दिया होता, मैंने पहले यूट्यूब चैनल बनाया होता, तो आई वुड हैव एड्रेस्ड इट अर्लियर बिफोर हैंड। उन 3 घंटों में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है काम रहना। अब काम कैसे रहा जाए? काम रहने का सबसे बेस्ट तरीका मेरी नज़र में ये है प्रैक्टिस। अगर आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, लगभग 1-2 महीने पहले 3 पेपर पर डे के लगाना आपने शुरू कर दिए हैं अगर, तो आई गारंटी यू कि आप बहुत अच्छे से आप उस टाइम पे काम रह पाओगे। हालांकि अब 3 महीने बचे नहीं, सो देयर इज़ नो पॉइंट सेइंग दैट। सो अब तो बेस्ट तरीका ये है कि आप एटलीस्ट दिन में 1 पेपर तो लगाओ, ताकि, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही लगाओ। अगर आप लगा सकते हो तो 10 से 1 के बीच में जो टाइम होता है आप उसी टाइम पे लगाओ, ताकि आप उस टाइम पे काम रहना सीख जाओ। उसके अलावा आप जो भी चीज़ आपको काम करती है आप वो कर सकते हो, जैसे किसी से बात करना, पेरेंट्स के साथ रहना, किसी से बात करना हो गया, सोना हो गया, पूजा पाठ नमाज हो गया, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है आप वो काम करो। एंड आई गारंटी यू कि अगर आप उन 3 घंटे में अपने आप को काम रखने में कामयाब हो गए, यू विल बी एबल टू मेक मैक्सिमम ऑफ योर प्रिपरेशन। आप अपनी प्रिपरेशन का मैक्सिमम यूज़ कर पाओगे उस टाइम पे, अगर आप उन 3 घंटे में अपने आप को रिलैक्स रख पाते हो तो। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा डर है जो कि किसी नीट यूजी एस्पिरेंट को सताता है, वो है फेलियर का डर। कि अगर हार गए तो, नहीं हुए सिलेक्ट, वापस क्या मुँह लेके जाएंगे, माँ बाप का इतना पैसा खर्च करा दिया। तो यार, इसीलिए मैंने इसको सबसे एंड में रखा है, ताकि मैं इसको आपको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं अपनी बात करूँ तो 2014 में जब मैं पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया, तब मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि ये एग्ज़ाम कैसे अप्रोच करना है। मैं लंबे फॉर्मूलाज ले के वहाँ पे सॉल्व कर रहा था। मुझसे मेरी फैमिली पहले से ही एक्सपेक्ट करती थी कि आई विल क्रैक नीट यूजी, और मुझे तो डॉक्टर बनना ही बनना है। बट कैसे बनना है, क्या रास्ता है, मुझे कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे जियो और ये फ़ोन्स और यूट्यूब भी इतने पॉपुलर नहीं थे, तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो बस एग्ज़ाम दिया और फेलियर हो गया। कोई नहीं, लोगों ने थोड़े ताने मारे, बट आई नेवर गिव अप। उसके बाद में फिर 2014 में मैं एलन चला गया, और एलन जाने के बाद फिर से एक बार तैयारी करने के बाद 2015 में फिर से फेलियर का सामना करना पड़ा। तब लगा कि यार शायद नहीं हो पाएगा। उसके बाद में 2016 अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि मैं तैयार हूँ, और एग्ज़ाम में देकर आया, और बिल्कुल सच बताऊँ तो कोई उम्मीद नहीं थी खुद से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्कोर आ गया। और
माशाल्लाह सिलेक्ट हो गया। थिंग इज फेलियर्स आते हैं और आपको रोकेंगे भी। इट इज़ इनएविटेबल। बुरी फीलिंग्स आना आर इनएविटेबल। लोगों की बातों का बुरा लगना इज़ इनएविटेबल। इस सब को आप नहीं रोक सकते, इस सब पे आपका कंट्रोल नहीं है। लोग आपको ताने भी मारेंगे, आपके पेरेंट्स को भी मार सकते हैं। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि क्या आप उस फेलियर के बाद रुक जाते हो। आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि आप क्या अपने एम के लिए किस हद तक जा सकते हो। आप 1 साल में सिलेक्ट हो, मैं आपको ये अच्छे से बात बता दूं कि आप 1 साल में सिलेक्ट हो या 5 साल में सिलेक्ट हो, आप लोगों की सुन ज़रूर लोगों की, अरे यार 5 साल में सिलेक्ट हुए, बट हकीकत ये है कि एक बार सिलेक्ट हो गए ना तो खुश रहोगे यार, बहुत खुशी होती है। हमें तो बहुत खुशी होती है, 5 साल रिलैक्स करने के बाद बहुत खुशी होती है। हालांकि अब नीट पीजी अपने आप में एक अलग ही प्रॉब्लम है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, फेलियर्स के बाद में अगर आप रुक गए, आप तब ज़रूर फेल हो गए। अब आते हैं इस बात पे कि आपने गिव अप भी कर दिया, ठीक है। मैं इतनी देर से कह रहा था कि नेवर गिव अप, अब आपने गिव अप कर दिया तो आप बेकार हो गए। ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसी के लिए बने हैं। सब इंसान अपने अपने तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ट्राई करते हैं, ज़रूरी नहीं है हर किसी का सिलेक्शन हो जाए और जो इसमें सिलेक्ट ना हो वो बेकार हो जाए। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की थी, दे नेवर गॉट सिलेक्टेड बट दे आर एट गुड पोजीशंस नाउ। उन्हें अपनी लाइफ का रियल एम मिला, जिसमें उन्हें सच में इंटरेस्ट था, वो वहाँ गए और वो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये एकदम बिल्कुल गलत ज़हनियत है कि मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं हुआ तो आई एम अ फेलियर फॉर लाइफ नाउ। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है। कहते हैं ना कि कोई आग का दरिया होता है, अगर आप उसको पार कर लेते हो, ना आग का दरिया वो वैसा रहता है ना आप वैसे रहते हो। 5 साल पहले जितना ज़्यादा मैं डेडिकेटेड था अपनी चीज़ के लिए, मुझे आज मुझे लगता था कि शायद बस मैं ये कर लूँगा तो फिर मुझे और किसी चीज़ की चाहत नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर बाद में ये लगता है कि ये आग का दरिया तो इतना बड़ा दरिया नहीं था, अब तो इससे भी बड़ा दरिया क्रॉस करना है, इससे लंबा पहाड़ चढ़ना है। और मैं जानता हूँ उस पहाड़ को चढ़ने के बाद लगेगा कि उससे भी बड़ा चढ़ना है। इट्स लाइफ यार, हमेशा ऐसा लगता रहेगा। आप फेलियर नहीं हो, मैं आपको बता दूँ। जब तक आप मुस्कुरा रहे हो, जब तक आप चढ़ रहे हो, आप फेलियर नहीं हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ यूज़फुल ज़रूर मिला होगा, क्योंकि अच्छी खासी रिक्वेस्ट आ जाती है स्पेशली जूनियर्स की कि प्लीज़ हमारे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इस तरीके की अपनी शेयर कीजिए, अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सो आई होप कि फ्यूचर में भी मैं नीट यूजी के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अगर अपने भाई को बढ़ते देखना चाहते हो तो। थैंक यू।